सहर कमरे में तन्हा पड़ी थी। उसका दर्द हर लम्हे बढ़ता जा रहा था और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म पर बाकायदा आरे चल रहे हों। पूरे वजूद की एक एक हड्डी चटकती हुई महसूस हो रही थी। औरत को इन तकलीफते मराहल में किसी हमदर्द, किसी मददगार की अशद ज़रूरत होती है, मगर वो अपने दर्द से तड़पते मरने के करीब थी और कोई उसको तसल्ली के 2 बोल तक बोलने वाला ना था। बाहर बादल पूरी ताकत से गरजे थे और तभी अचानक दरवाज़ा खोलकर आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई और उनके साथ वजीर भी मौजूद था, जो इस इलाके का वाहिद डिस्पेंसर था। एक गैर मर्द को उस वक्त कमरे में दाखिल होता देखकर गुस्से और हया से सहर का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था और आंखें हैरत से फटी रह गई। ये यहाँ क्यों आया है? उसने बेयकीनी से आलिया बेगम की जानिब देखा तो वो बुरी तरह चिढ़ गई। क्या मतलब ये क्यों आया है? तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए किसी की मदद चाहिए? इसको नहीं तो और किसको लाती? तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकती हो। उनका लहजा तंज से भरपूर था और सहर की आंखों में दुख और बेबसी से नमी तैरने लगी। उन्हें इस बात का एहसास ही ना था कि एक औरत की इज्जत की परवाह करनी चाहिए। किसी औरत को इस तरह मर्द के सामने पेश करना उसके लिए जिल्लत आमीज होता है, मगर वो अपनी खुदगर्जी में चाहती थी कि एक मर्द के हाथों उसकी डिलीवरी हो। अगर इतनी फिक्र थी तो किसी लेडी डॉक्टर या दाई को ही लेकर आ जाती, मगर उन्हें तो इस मौका पर भी मेरी ज़ात को तमाशा बनता देखना है। उसकी आंखों में कुर्ब के साए लहरा रहे थे। तुम्हें तो मेरा एहसास मानना चाहिए कि इस वक्त भी मैंने तुम्हें बेमौत मरने के लिए नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए किसी मुश्किल से इस डॉक्टर को राजी करके लाई हूँ, वरना कोई भी इस बात को जानकर यहाँ कदम नहीं रखता कि तुम गुनाहगार हो। आलिया बेगम क्रूफर से बोलती उसको 2 कोड़ी का कर चुकी थी। ये तो डॉक्टर भी नहीं है पुप्पो। डॉक्टर की बजाय एक डिस्पेंसर को पकड़ कर लाने की जरूरत क्यों पेश आई? इस मर्द के हाथों जलील होने से बेहतर होगा कि मैं सिसक सिसक कर मर जाऊं। आप लोग चले जाएं यहाँ से और मुझे तन्हा छोड़ दे। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। वो अपनी मौजूदा हालत को नजरअंदाज करती पूरे दम से चलाई थी। क्यों बीबी, ये नाजायज बच्चा अपनी कोख में पालते तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना बड़ा गुनाह करते हुए भी तुम्हारी शर्म जाने कहाँ सोई थी? तब न जाने किसके साथ मुंह काला कर लिया। क्या वो बहुत सगा था तुम्हारा? ये जो अब गैर मर्द को देखकर शर्म हया का ढोंग रचा रही हो। तुम जैसी बदकिरदार लड़की को तो इसी रोज मर जाना चाहिए था, मगर अभी तक ठिठाई से किसी के गुनाह की आबयारी कर रही हो। इसलिए तुम जैसी लड़की के मुंह से इज्जत और शराफत के अल्फाज ना ही निकले तो अच्छा होगा, समझी? उन्होंने उसके जज्बात की परवाह किए बगैर बहुत कुछ जता दिया। आफाक साहब की 2 बेटियां थीं, इकरार और सहर, जो उन्हें बेहद अजीज थी। उन्होंने कभी बेटे की कमी महसूस ना की थी, बल्कि बेटियों को ही बेटों के बराबर समझा। आज उनके घर में कहमा कहमी थी और मामूल से ज्यादा रौनक लगी थी। आफाक साहब अपनी बेटी के चेहरे पर जो खुशी और मुस्कुराहट देख रहे थे वो बहुत नायाब थी। अपनी बेटी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देखकर वो बहुत खुश थे और बेटी का बाप होने पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहे थे। उसको अपनी बाहों के घेरे में लिए आफाक साहब उसे किसी मताए जान की तरह देख रहे थे और उनको अपनी बेटी किसी छोटी सी गुड़िया की मान दिखती थी, जिसको वो उन आसमानों की सैर करवाना चाहते थे जिसका ख्वाब वो हमेशा से देखते आए हैं। मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी बेज़रर और मासूम सी ख्वाहिश के साथ उनकी बेटी का इस कदर भयानक मुस्तकबिल जुड़ा था। अगर जान लेते तो शायद खुद ही अपनी आंखों से ये ख्वाब नोच डालते या फिर अपने ख्वाब को अपनी ज़ात तक महदूद रखते। कभी अपनी बेटियों के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार ही ना करते, मगर होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। कोई भी बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में अगर जान सकता तो उन बेटियों के बाप जो जिल्लत, ताने और तशद्दुद तक बर्दाश्त करती हैं मगर बेबस होती हैं, कभी बेटी की ख्वाहिश ही ना करते या सारी ज़िंदगी अपनी पनाहों में अपने जिगर के टुकड़ों को महफूज रखने की कोशिश करते। आफाक साहब बड़े हौसले वाले इंसान थे और बाकी खानदान से मुख्तलिफ मिजाज के हामिल थे। चंद रोज़ पहले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी छोटी बेटी सहर ने उनसे अपनी तालीम जारी रखने का इरादा बयान किया और आज वो अपनी बेटी को बाकायदा एडमिशन के लिए अगली सुबह अपने हमरा लेकर जाने का फैसला सुना रहे थे और उसकी मनसूबाबंदी के बारे में सुनकर महफूज हो रहे थे। दोनों बाप बेटी काउच पर बैठे मगन अंदाज में बातें कर रहे थे जब आलिया बेगम और इकरा के साथ खानजादा सफियान कमरे में दाखिल हुआ। इकरा की शादी 1 साल पहले ही अपनी पुप्पो आलिया बेगम के बड़े बेटे खानजादा शायान के साथ हो गई थी और वो अपने घर में बहुत खुश भी थी। तुम क्या हर वक्त बेटी के नाज नखरे उठाकर उसको सिर पर चढ़ा रहे हो? कमरे में दाखिल होते ही आलिया बेगम ने यह मुजाहरा देखकर काफी चिढ़कर भाई की जानिब देखा। अरे आपा, आप क्या जाने मेरी बेटियां मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा कीमती सरमाया है। उनकी खुशी मुझे सुकून देती है। एक को तो पाल पोस कर आपके हवाले कर चुका हूँ, अब इसकी वजह से ही मेरे घर में रौनक है। आफाक साहब ने अपनी बड़ी बहन की आमद पर खुश होकर उनकी जानिब देखा। उठो लड़की, जाओ हमारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ, घर का काम भी कुछ सीख लो, सारा दिन बस बाप के कंधे से लगकर मस्ती करती रहती हो। आलिया बेगम ने नागवारी से नाक चढ़ाई तो वो भी बुरे बुरे मुंह बनाती उठ खड़ी हुई थी। जाती हूँ पुप्पो, मगर मैं चाय वगैरह बनाने के लिए नहीं बनी और मुझे किचन संभालने का कोई शौक नहीं। पुप्पो के हुक्म से वो सख्त बदमजा हुई थी और आफाक साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये इसे क्यों इतनी जुबान लग गई? आज तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है इसको? और तुम बेटी को टोकने की बजाय उसकी जुबान के जौहर देकर हंस रहे हो। इसी से ज्यादा शय मिल जाएगी उसे। आलिया बेगम ने नागवारी से पहलू बदला था। आपा खफा क्यों होती हैं? बच्ची है, थोड़ी हाजिर जवाब है, मगर बदले हासी या बदतमीजी हर किस नहीं करेगी। और खुश इसलिए है कि आज उसकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी है। आप तो जानते हैं कि बेटियां कितनी प्यारी और मासूम होती हैं, छोटी छोटी बातों पर ही खुश हो जाती हैं। आफाक साहब ने बहुत मोहब्बत से अपनी बेटी की खुशी की वजह बताई थी। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, और देखो जो बेटी मुझे दी है उसको मैंने भी खुश रखा है,
कभी तुम्हें अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी या आंख में आंसू दिखा है? और अब तो उसके आराम के लिए भी मैंने मुलाजमा भी रख दी है कि उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। भला इस इलाके में किसी ने अपनी बेटी या बहू के लिए ऐसा किया? आलिया बेगम मसरूर से अंदाज में इकरा की जानिब देख रही थी। हाँ आपा, मैं दिल से एतराफ़ करता हूँ कि आपने कभी मेरी बेटी को एहसास नहीं होने दिया कि ये मैके में नहीं ससुराल में है, और इस बात पर आपका और सबसे पहले अपने रब का जितना शुक्र करूँगा मैं। बहुत मेहरबानी है आपकी। आफाक साहब ने अपनी बहन की बड़ाई का एतराफ़ किया। बस तो फिर ये बेटी भी मुझे सौंप दो, इसको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने सुफियान के लिए उसका हाथ मांगती हूँ। मेरे सुफियान में भी कोई कमी या खामी नहीं है। आलिया बेगम की बात पर आफाक साहब के मुस्कुराते लब सिमट गए, जबकि खानजादा सुफियान जो वहीं पर मौजूद था और सारी गुफ्तगू खामोशी से सुन रहा था, दिल से उस रिश्ते पर खुश था। वो भी अपने मामू की लाडली शहजादी को बेहद चाहता था। इससे पहले कि आफाक साहब कोई जवाब देते, सहर चाय लिए कमरे में दाखिल हुई और पुप्पो के रिश्ते वाली बात सुनकर खुद ही बोल उठी। पुप्पो, मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करना है और आप मेरी शादी की बात कर रही हैं। उसका लहजा नाराज़गी वाला था। हाँ तो तुम क्यों नखरा कर रही हो? इतना खूबसूरत घबरू जवान बेटा है मेरा, और तुम्हें क्या चाहिए? आलिया बेगम निसार होती निगाहों से बेटे की जानिब देखने लगी। मुझे नहीं चाहिए आपका ये खूबसूरत घबरू जवान, इसको अपने पास ही रखें। वो बाकायदा पुप्पो की नकल करते हुए बोली, और आफाक साहब से हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। अच्छा तुम जाओ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह बड़ों के सामने हर बात पर जवाब नहीं देते। उनका अंदाज नरमी के साथ तनबीह लिए हुए था। सहर खामोशी से सर छटक कर कमरे से बाहर चली गई और कमरे में मौजूद इकरा भी तेजी से उसके पीछे बाहर की जानिब लपकी। ये तुम किस अंदाज में पुप्पो से बात कर रही थी? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? शादी तो तुम्हारी होकर रहेगी, और वो भी मेरे तेवर के साथ, सुना तुमने? अपने कमरे की जानिब जाती सहर को बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए इकरा उससे घूर रही थी। क्यों, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी है? अपना जवाब खुद ही साफ अल्फाज में उनके सामने रख दिया, और ये मेरा हक है। तुम क्यों इतनी बिगड़ रही हो? तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली है तो तुम ही उनके सामने अल्लाह की गाय बनकर सर झुकाओ। मैं क्यों बिला वजह की सादतमंदी दिखाऊं? सहर को भी इस हिमायत पर गुस्सा आने लगा। क्यों, सफियान में क्या बुराई है? इतना अच्छा तो है। इकरा भी जैसे खोज में पड़ गई थी। हरगिज़ नहीं, मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने से पहले शादी करने का कोई शौक नहीं, और अपने देवर को तो संभाल ही रखो, उसके बारे में तो मैं कभी मरकर नहीं सोचूंगी। सहर ने साफ गोई की इंतहा की थी। बेवकूफ़ लड़की, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुमसे बात करना चाहता है, एक बार मिल तो लो। इकरा ने बहन की कमकली पर मातम किया। मुझे जब रिश्ता नहीं करना तो बात सुनकर क्या करूंगी? इस बात को कबूल कर लो और इस घर में तुम खुश रहो। मेरे बस की नहीं है ये लोग। सहर ने नाक से मक्खी उड़ाई। एक बार उसकी बात सुन लो, पता तो चले कि क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि तुम्हारा इरादा बदल जाए। इकरा ने मिलने पर जोर दिया था। ठीक है, भेज दो उसको कमरे में, उसके दिमाग का भी इलाज कर ही दूँ ताकि एक ही बार जान छूट जाए। सहर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और इकरा उसके इरादों से बेखबर खानजादा सफियान को उसके कमरे में जाने का इशारा करती मुस्कुरा रही थी। खानजादा सफियान बड़े मगरूर से अंदाज में चलता कमरे में दाखिल हुआ और उस पटाखा लड़की के चेहरे के तासुरात जांचते हुए मुस्कुरा कर उसकी जाने बढ़ा था। तुमने सुन तो लिया ही है कि आज हम किस इरादे से यहाँ पर आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इकरा भाभी ने तुम्हें मेरी ख्वाहिश से भी आगाह कर दिया होगा, और दिल से तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं। बस तुम जानकर अपनी वैल्यू बढ़ाने को नखरे कर रही हो, और ये बात मैं जानता हूँ। वो बला का खुश फहम था। जी नहीं, तुम कौन से चांद के रहने वाले हो कि मैं दिल से राजी हो जाऊंगी? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने वही कहा जो दिल से चाहती हूँ। ये बात अपनी अकल में बिठा लो और पुप्पो को भी बता दो। वो लापरवाही से कंधे उचका गई थी, मगर खानजादा सफियान ने उसकी बातों का कोई असर न लिया और बेबाक अंदाज में उसके करीब होता उसके गिर्द बाजू फैला गया। जानती हो, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत पसंद है। उसकी बात और अंदाज पर सहर का खून खौल उठा, और बिना सोचे समझे उसने न सिर्फ उसके बाजू झटक कर खुद से दूर किया था, बल्कि पलट कर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अब समझ आया मैं किस कदर संजीदा हूँ? चले जाओ अब यहाँ से, और दोबारा मेरे साथ ये छिछोरी हरकतें करने की जुर्रत मत करना। वो शहादत की उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोली, और अचानक थप्पड़ पड़ने पर हैरत और गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए खानजादा सफियान की आंखों में खून उतर आया। एक झटके से पलटकर कमरे से बाहर चला गया। बाबा, आपको देर क्यों हो गई है? सब खैरियत है? कॉलेज के दरवाजे पर इंतजार करती सहर ने आफाक साहब को कॉल करके पूछा। सहर बेटा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। तुम ऐसा करो कि किसी टैक्सी ड्राइवर से मेरी बात करवाओ और उसके साथ घर चली आओ। आफाक साहब ने ना पहुंचने की वजह बताते हुए हल भी बता दिया। आप परेशान मत हो बाबा, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। सहर ने तसल्ली देते हुए कॉल अटेंड की और रोड पर आती जाती गाड़ियों के सामने हाथ लहराया। चंद मिनट ही एक टैक्सी ड्राइवर, जो काफ़ी बड़ी उम्र का था और अकेली लड़की देखकर खुद ही चलाया, उससे कॉल पर आफाक साहब की बात करवाई। जी साहब, फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी को बाहिफाजत घर पहुंचा दूंगा। आप मुझे एड्रेस तफसील से समझा दें। वो ड्राइवर खासा शरीफ मालूम होता था, और उससे बात करके आफाक साहब की परेशानी भी कदरे कम हुई। जब से सहर का दाखिला हुआ था, आफाक साहब उसको कॉलेज छोड़ने और वापस घर लाने का काम खुद ही करते थे, किसी और पर उनको तसल्ली न होती। मगर आज बदकिस्मती से वो उसको लेने नहीं आ सके तो परेशान हो रहे थे। टैक्सी ड्राइवर मतलूबा पते पर पूरी तवज्जो से ड्राइव कर रहा था, और काफ़ी आगे जाकर उसने बैकव्यू मिरर से सहर की जानिब निगाह की थी। बेटा, क्या आपका पहले भी कोई पीछा करता रहा है? क्या कोई मसला चल रहा है आपके साथ? ड्राइवर के चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। सहर की आंखों में हैरत थी। फिर ये स्याह गाड़ियां मुसलसल हमारा पीछा क्यों कर रही हैं और रुकने का इशारा भी कर रही हैं? ड्राइवर ने साइड मिरर की जानिब इशारा किया।
और शहर ने जब सर घुमाकर देखा तो वाकई 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पीछे ही मौजूद थी। आप स्पीड बढ़ा दें और हरगिज गाड़ी को ब्रेक मत लगाइएगा। उसने सेलफोन बैग से निकाला, मगर मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड थी और इससे पहले कि शहर कोई हल तलाश करती, एक गाड़ी ने तेजी से ओवरटेक किया और कुछ दूर जाकर दोनों गाड़ियों के घेरे में टैक्सी को रोक लिया। और लम्हों की बात थी कि शहर को अगवा कर लिया गया। अभी तक मेरी शहर घर क्यों नहीं पहुंची? इतनी देर हो गई है और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुदा करे सब खैरियत हो। आफाक साहब की परेशानी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। कुछ नहीं होगा आफाक साहब, अक्सर इस वक्त रश ज्यादा होने की वजह से देर हो जाती है। आप फिक्र क्यों करते हैं? आपकी पहली तबीयत ठीक नहीं है। उनकी अहलिया फातिमा सरमद उन्हें दिलासा दे रही थी, मगर अंदर ही अंदर अपना भी परेशानी से दिल बैठा जा रहा था। दोपहर से शाम हुई और फिर शाम से रात होने लगी, मगर शहर की कोई खबर न थी। आफाक साहब ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें रह रहकर यही बात सता रही थी, काश मैं उसको लेने के लिए खुद जाता या फिर शायान को ही कह देता तो ये वक्त ना देखना पड़ता। मगर अब पछताने से क्या होने वाला था? पूरे गांव में बदनामी होने वाली थी और आफाक साहब को खुद से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी। खुदा करे कि कुछ गलत ना हो। दूसरी जानिब शहर, जिसके हाथ पैर सख्ती से बांध दिए गए थे और मुंह पर भी टेप लगी थी, मुसलसल आंसू बहा रही थी। किसी अनहोनी का खौफ उसके रगे जा में सरायत करने लगा। वो इस अचानक इफ्तार पर बुखला कर रह गई और अभी तक समझने से कासिर थी कि आखिर किसने उसके साथ ये हरकत की है। उन लोगों का कोई दुश्मन नहीं। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। ये एक अनजान जगह थी। सफ़ेद और डार्क ग्रे कलर से मुज़य्यन दीवारें, एक जानिब भारी ग्रे कलर के पर्दे सफ़ेद दीवार पर गिरे हुए थे। कमरे की हर चीज़ सादा और निफासत से सजी थी, मगर कोई फोटो फ्रेम वगैरह वहाँ मौजूद न था जिससे अंदाज़ा हो सकता कि वो इस वक्त किसके कब्जे में थी। या अल्लाह, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझ पर करम कर। मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई कादिर नहीं है। शहर को सिर्फ अपने रब पर यकीन था। उस वक्त अगर कोई उसको इस मुश्किल से निजात देने की ताकत रखता था, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हक है। वो सर उठाकर अपनी परेशानी लिए अपने रब की हुजूर दुआ को थी। उसी वक्त दरवाजे पर आहट पैदा हुई और अंदर दाखिल होने वाला खानजादा सफियान था। उसके अंदाज देखकर भी उसके खतरनाक इरादों का खदशा महसूस हो रहा था। शहर की आंखें हैरत और खौफ के मारे फैल गई। आंखों में नमी तेजी से फैल रही थी। वो नफी में सर हिलाने लगी, जैसे उसको बाज रखने की कोशिश कर रही हो, मगर बंदे मुंह और हाथों के साथ सिर्फ इल्तिजा ही कर सकती थी। उसकी आंखों में इल्तिजा देखकर भी खानजादा सफियान का दिल नर्म न हुआ। तुम क्या समझ रही थी? तुम मुझे ठुकरा कर और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की जरूरत करोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये सरासर तुम्हारी गलतफहमी थी और कुछ नहीं। मैं तुम्हें चाहता था और पूरे मान और वकार से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहा, मगर पता है क्या, तुम जैसी लड़कियों को इज्जत रास ही नहीं आती। इसलिए अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी सारी अगर निकाल कर रख दूंगा। आज के बाद तुम कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगे। फिर देखना, वो मामू जो तुम्हें अपना गुरूर और अपने दिल की खुशी और जाने क्या कुछ कहते हैं, तुम्हें लाड उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही अपने फैसले पर पछताएंगे जब तुम उनका सर झुकाने वाली बेटी बन जाओगी। तब मैं देखता हूँ कि कैसे तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हारी जात को तोड़ कर रख दूंगा शहर, फिर सारी जिंदगी अपने किरदार की सफाई देती रहना, मगर कोई भी तुम पर यकीन नहीं कर पाएगा। जानती हो, मैं पिछले 10 रोज से दुबई में सैर तफरी के लिए गया हूँ। क्या समझी? खानजादा सफियान इंसान से मुकम्मल तौर पर दरिंदे का रूप धार चुका था। शहर की बेबसी उसका रोना धोना उसकी दरिंदगी बढ़ा रहा था। मगर नहीं, मुझे तुम्हें अपनी कैद में रखना चाहिए उम्र भर। अगर ऐसे ही जाने दिया तो कहीं कोई फरिश्ता तुम पर मेहरबान होकर तुम्हें अपनाने के लिए तैयार ना हो जाए, जबकि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजार दो। इसके लिए निकाह करना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारी वजह से इस हद तक चला गया हूँ, मगर जानी नहीं बन सकता। हाँ, यही बेहतर है कि हम अभी निकाह करेंगे। हर बात सुनो, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश हरगिज़ मत करना। मैं किसी से नहीं डरता। अपनी इज्जत गंवाना चाहती हो तो बड़े शौक से तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अगर वाकई शरीफ हो तो फर्माबरदार बनकर मेरे फैसले पर सर झुका दोगी। खानजादा सफियान ने खुद ही अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। शहर के जबड़े अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर उसको धमकी दी थी और वो वाकई उस निकाह के लिए हथियार डालने पर मजबूर हो गई। और फिर खानजादा ने वाकई अपनी दरिंदगी से उसके जिस्म और रूह दोनों को रोन डाला था। फजर की अजान के वक्त शहर लुटी पुटी सर झुकाकर अपने घर में दाखिल हुई तो उसको देखकर आफाक साहब पूरी तरह से जमीन पर गिर गए। पुप्पा और उनकी फैमिली भी वहीं पर मौजूद थी। वो चाहती तो बहुत ही कि अपने कमअकल भाई को खरी खरी सुना डालें, मगर उनके चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका था। एक ही रात में सदियों के बीमार और बूढ़े लग रहे थे। बेटी की रुसवाई उनको जीते जी मार गई थी और अपने छोटे भाई की यह हालत देखकर आलिया बेगम के कलेजे पर हाथ पड़ा था। आपा, मैंने अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहा था, उसको दुनिया से लड़ना सिखा रहा था, बागी तो नहीं बना रहा था और ना किसी को तकलीफ दी थी। फिर मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो गया? मैं अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं कैसा बाप हूँ और मैंने खुद ही अपनी बेटी को रुसवा होने के लिए भेज दिया। मैं क्या करूँ अब? मुझे चैन नहीं मिल रहा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मेरी बेटी का ख्याल रखना आपा। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आप मेरी बेटी को संभाल लेंगी और उसकी हिफाजत करेंगी। आफाक साहब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे और मुसलसल अपनी बेटी की तकलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से परेशान थे। आलिया बेगम अपने भाई की दरख्वास्त पर बिल्कुल खामोश होकर रह गई। वो अपने भाई को आखिरी सांसें लेते देख रही थी, मगर मजबूर थी। झूठ या गलत बयानी से काम नहीं ले सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उनकी ये बात उनका बेटा नहीं मानेगा, इसलिए वो कोई वादा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आफाक साहब भीगी आंखों में उम्मीद लिए दम तोड़ चुके थे और शहर के लबों पर कुफ्ल पड़ चुका था। उस बेरहमी से उसको वजह बनाकर उसके पापा को इस कदर तकलीफ दी गई कि मौत तो बरहक है, मगर उस मौत का सबब बनने वाली उसकी साथ थी।
ये बात उससे बर्दाश्त न हो रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे रुस्वा ही नहीं किया बल्कि यतीम भी कर दिया है। इस कदर खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। खुदा करे कि तुम्हें कभी सुकून नसीब ना हो। वो दिल में खानज़ादा सफियान से मुखातिब थी और ना चाहते हुए भी बद्दुआ दे चुकी थी। आफाक साहब की मौत से घर में कोहरा मच चुका था। हर कोई उसको मलामती निगाहों से देख रहा था, जो खुद भी अपनी बिखरी ज़ात को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके दर्द का दरमां बनने की किसी ने कोई कोशिश न की, बल्कि किसी ने भी उससे पूछना भी गवारा न किया कि वो किस कदर अजियत सह चुकी है। गुस्ल के बाद जब मैयत को उठाया जाने लगा, उस शहर के दिल में बेचैनी बेहद हो चुकी थी और कब से वो खामोश बैठी इर्द गिर्द वालों को रोता देखती सहर बाबा से हमेशा के लिए जुदा होने का गम सह न पाई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। वो बहुत बेताबी से अपने बाबा को जाता देख रही थी और चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पुकार रही थी, बाबा मुझे छोड़कर मत जाए, मैं किसको अपना दर्द सुनाऊंगी। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता बाबा, प्लीज़ मुझे अकेला मत करें, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। वो मुसलसल बैन करती वहाँ मौजूद अपने पराए सबको दोहरे गम में मुब्तला कर रही थी। हर कोई उसकी तकलीफ पर अफसरदा था, मगर उसके अल्फाज की असल हकीकत सिर्फ चंद लोग ही जानते थे और ये भी जानते थे कि वो सब किस कदर बुज़दिल और कमज़ोर हैं। आफाक साहब का जनाजा हो जाने के बाद सब लोग अपने घरों को वापस लौट गए और यही वो वक्त था जब फातिमा सरमद खून खुआर निगाहों से शहर को खो रही थी। तुम कैसी बेटी हो, अपने बाप का सहारा बनना चाहती थी और मैंने समझाया था कि सहारा बनने के लिए आला तालीम की बजाय बाइज्जत तरीके से रुखसत हो जाना चाहिए। इज्जतदार बाप के लिए उससे बड़ा फ़ख्र कोई नहीं होता कि उसकी बेटी खैर खैरियत से अपने घर वाली हो गई है। मगर नहीं, तुम्हें तो मजबूत बनना था, कुछ कर दिखाने का शौक था। हर वाकई तुमने कर दिखाया। देखो, पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया। अपने बाबा की मौत की जिम्मेदार बन गई हो और हमेशा के लिए मुझे दूसरों के सवालों का जवाब देने पड़ेंगे। सबकी मशकूक निगाहों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फातिमा सरमद जो पहले ही उसकी तालीम जारी रखने के हक में न थी, अब उस सान्हे पर हवास वाक़ता होकर रह गई। एक तरफ बेवकी का गम, दूसरी जानिब जवान बेटी की वजह से बदनामी का खौफ उनको बुलाई दे रहा था। फातिमा, मेरे ख्याल में इसको मैं अपने साथ हवेली ले जाती हूँ। इसकी हालत देखकर किसी को शक न हो जाए और तुम भी खुद को संभालो। इस वक्त जज्बात में आकर कोई गलती न कर बैठना, नुकसान भी हमारा होगा और अभी सबको यही लगता है कि बाप की जुदाई ने उसका ये हाल कर दिया है। हिम्मत रखो और उसकी फिक्र मत करना, मैं जहाँ तक हो सका उसका ख्याल रखूंगी। वैसे भी अभी सफियान बाहर गया हुआ है तो कोई मसला नहीं होगा। उसकी वापसी के बाद देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कहो तो इकरा को यहाँ अपने पास रोक लो ताकि तुम भी अकेली ना हो। आलिया बेगम आखिर को कैसे अपने खून को इस वक्त में तनहा कर सकती थी। पहले ही वो अपने भाई के सामने खामोशी इख्तियार करके बहुत शर्मिंदा थी। बहन का दिल अपने भाई के लिए इतना ही हसास होता है और फिर शहर से भी उनकी कोई दुश्मनी तो हरगिज़ ना थी कि उसको परेशान होता देखती रहती। नहीं आपा, ये मुनासिब नहीं होगा। इस तरह ज़्यादा मशकूक हो जाएंगे, दोनों को ले जाएं तो मैं ये बहाना कर सकती हूँ कि गहरे सदमे में थी बहन और पुप्पो साथ ले गए हैं ताकि थोड़ा जहन बदल जाए। घर में पड़ी हर वक्त अपने बाबा के लिए रोती रहती थी। फातिमा सरमद ने आलिया बेगम को अपने ख्याल से आगाह किया था और उनकी आंखों में ताई देखकर मजीद गोया हुई, आपा हमें माफ़ कर दें, इस बेटी की वजह से आपको हमने मायूस किया और आज इसी के लिए आप हमारा सहारा बनने के लिए तैयार हैं। सच कहा है किसी ने, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। फातिमा सरमद अपने किए पर मलाल कर रही थी। कैसी बातें कर रही हो फातिमा, ये मेरा अपना खून है, मेरे भाई की औलाद है, इसको मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा। और ये सब हमारा फ़र्ज़ है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। आलिया बेगम ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया था। सहर उनके चले जाने के बाद भी खामोश सी आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी न रही। देर तक रोते रहने के बाद वो बेदर्दी से सिसकियों का गला खूंद कर अपने कॉलेज बैग को तलाश करने लगी। थोड़ी देर में वो गौहर मकसूद को ढूंढ चुकी थी। हसरत से एक एक किताब को देखती वो एक बार फिर फूट फूट कर रो रही थी। इन किताबों के साथ उसके और उसके बाबा के कितने ख्वाब जुड़े थे, मगर चंद माह तक इन किताबों को इस्तेमाल करना ही शायद उसका मुकद्दर था। अगर वो जान लेती कि इनकार की सूरत खानज़ादा सफियान की पेशकदमी को रोकने के लिए थप्पड़ मारना इस कदर महंगा पड़ सकता है, तो शायद वो हमेशा के लिए उस बदफितरत शख्स के साथ समझौता करने को तैयार हो जाती। मगर किसे पता होता है कि कब नसीब कौन सा रुख ले और आपकी ज़िंदगी यकलख्त बदल कर रह जाए। वो किताबों को फाड़ने लगी तो जैसे पूरा वजूद एक बार को लर्ज कर रह गया। अपने ख्वाबों को अपने ही हाथों कुचल कर रख दे, ऐसा हौसला किसी इंसान में नहीं होता। कांच पर नंगे पाँव चलने के मुतरादिफ तकलीफ बहुत कम लोग ही बर्दाश्त करते हैं और सहर तो मजबूर थी, अपनी खुशी से वो ऐसा हरगिज़ ना करती। जज्बात पर काबू पाते हुए उसने एक एक करके तमाम किताबें और फिर दूसरी चीज़ें ज़ाया करके डस्टबिन में फेंक दी और कुर्ब से आंखें मीच कर बिस्तर पर दराज हो गई। वो खुद को उस तल्ख हकीकत से रोशनास करवाना चाहती थी जिस कुर्ब से वो गुजर रही थी, मगर दिल उस तकलीफ पर दर्द से कुरला रहा था। बाबा देखें, आपकी बेटी के साथ उसके अपने ही घर में कैसा सलूक हो रहा है। आपकी रौनक को उसके घर से निकाला जा रहा है। हर बदकिस्मत बेटी कुछ करने की ताकत नहीं रखती। आपकी सहर जीते जी मर चुकी है बाबा, अब तो जिंदा लाश है जो जल्दी सांसों तक दुनिया के सामने मौजूद है। रूह तो कब का साथ छोड़ गई बाबा, आप होते तो मेरे साथ ये सलूक कभी ना होता देखते। आपकी खुदगर्ज भांजी ने मेरे अरमानों का कैसे खून किया है। देखिए बाबा, उसने सहर को जानबूझकर कांटों पर घसीट दिया। बाबा, मैं कैसे इतने सख्त हालात का सामना करूंगी। हर मुश्किल वक्त आपके सहारे बिना महसूस किए गुजर जाते थे, मगर अब मैं तपते सहरा में नंगे पैर बिल्कुल तन्हा हूँ। गर्म हवा के थप्पड़ों ने मुझे झुलसा कर रख दिया है बाबा। आपके बगैर जीना बहुत दुश्वार हो रहा है। मेरी तकलीफ को समझने वाला कोई भी नहीं है।
मेरे आंसू पूछने और हौसला देने की बजाय मुझे मज़ीद तकलीफ से दो चार कर रहे हैं सब। बाबा मुझे बचा ले। सहर को लग रहा था कि दर्द के बायस उसका दिल फट जाएगा और 3 रोज़ के बाद सहर पुप्पो के हमरा उनकी हवेली चली गई। कहा था ना सफियान की कदर करो, मगर तुमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हासिल किया हुआ रुसवाई, पछतावा और बदनामी से बचने के लिए ऐसी दर्द की मोहताज हो गई हो। अफसोस तुम पर कहीं की नहीं रही। इकरा उसकी हालत पर नखुवत से सर छटकती कमरे से बाहर निकल गई थी, मगर आलिया बेगम ने अपनी जुबान का भरम रखा। उसको एक कमरा दिया गया जहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थी। उसके खाने पीने और आराम का भी ख्याल रखा जाता, और सामना होने पर उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश कभी न की। चंद रोज़ में खानजादा सफियान वापस हवेली लौट आया था और आफाक साहब के बारे में जानकर एक पल के लिए थम सा गया, मगर फिर सर छटक कर मुतमईन सा हो गया। वो इस वक्त खुदगर्जी की इंतहाओं पर था। उसको किसी भी बात की परवाह न थी। सहर उसकी आमद का सुनकर कमरे में बंद रहने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका सामना करे, मगर एक ही हवेली में रहते हुए कभी कभार सामना हो ही जाता, और हर बार वो उस खुदगर्ज इंसान को शर्मिंदा करती निगाहों से घूर कर रह जाती। और खानजादा सफियान भला का ठीक था कि उसकी बेबसी पर मुस्कुराकर अपने घने बालों को सहलाने लगता, और वो इस हरकत पर खून के खून भर कर रह जाती। एक रोज़ तबीयत खराबी के बायस निठाल सी पड़ी थी। आलिया बेगम उसकी खैरियत दरियाफ्त करने की खातिर सूप का प्याला लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसकी हालत देखकर खटक गई। वो मुंह पर हाथ रखे तेजी से वॉशरूम में घुसी थी और उल्टियाँ करती जा रही थी। आलिया बेगम बड़ी उम्र की तजर्बाकार औरत थी और अच्छी तरह समझ गई कि क्या मामला है, तो बात यहाँ तक जा पहुंची है। किसके साथ मुंह काला करके आई हो? इस दिन के लिए मेरे भाई ने तुम पर एतबार किया था कि तुम हर हद से गुजर जाओ। बताओ मुझे, कौन है वो बदबख्त जिसका गुनाह भी पालने लगी हो? उनकी चांचती निगाहें सहर को अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। आपका लाडला बेटा है वो बदबख्त जिसने मेरे साथ ये सब किया पुप्पो। सहर ने आज दिल के हाथों मजबूर होकर सफियान की हकीकत आलिया बेगम के सामने रखी कि मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर नतीजा उसकी सोच के बिल्कुल बरक्स था। क्या कहा तुमने? मेरा सफियान जिसने इज्जत से रिश्ता भेजा था, मगर तुमने इनकार कर दिया है ना? आज ये गुनाह मेरे बेटे के सर डालकर पाक साफ होना चाहती हो? जिसके साथ गई थी ना उस रोज, वो तो अब अपना गुनाह तस्लीम नहीं कर रहा होगा, तो तुमने सोचा कि मेरा बेटा फारिग है, उस पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी में शामिल हो जाओ, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खबरदार जो दोबारा अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। आलिया बेगम गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मैं सच कह रही हूँ पुप्पो, अगर मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी इस आवारा बेटे से पूछ लें, अगर मर्द हुआ तो सब कुछ सच बता देगा। सहर के हल्के में आंसुओं का गोला सा अटक गया, मगर उसके लफ्ज आवारा ने पुप्पो के तन बदन में आग लगा दी। उन्होंने आओ देखा न था, थप्पड़ मार मार कर सहर का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया, और फिर बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए घुर्राई थी। मैंने तुम्हें रुस्वा होने से बचाया, तुम्हें अपनी पनाह में रखा। तुम्हारी जात पर मेरा ये एहसान कम था कि मेरे बेटे को फंसाकर सारी जिंदगी यहीं पर पड़े रहने की तैयारी करने लगी। कितनी खुदगर्ज लड़की हो तुम। पहले अपनी मुंहजोरी की वजह से बाप की जान ले ली, और अब हमारी खुशियां दांव पर लगाना चाहती हो। आलिया बेगम ने उसको मार मार कर अधमुआ कर दिया था। उस रोज के बाद से उसका रवैया उसके साथ हिकारत और अजनबियत लिए हुए होता था। उन्होंने उसके कमरे में दाखिल होना या उसकी फिक्र करना बिल्कुल तर्क कर दिया। खानजादा सफियान भी हवेली के सोगवार से माहौल से उकताकर एक बार फिर बैरून मुल्क जाकर बैठ गया। इस बार वो लंबे अरसे के लिए जा चुका था और वहीं पर जॉब करने लगा। शॉवर लेकर गीले बालों को पेशानी पर बखेरे वो फ्रेश माइंड के साथ सीटी पर धुन बजाते किचन में चला गया। मगन से अंदाज में 2-3 स्लाइस ब्रेड गर्म किए, गर्म दूध का गिलास, शहद और जैम ट्रे में सलीके से रखे और पाइनएप्पल कटिंग करके ट्रे लेकर सिटिंग एरिया में चला आया था। नाश्ते से फारिग होकर तेजी से तैयारी करके ऑफिस के लिए अपार्टमेंट से निकल गया, और फिर ऑफिस में काम करते और कोलीग से छोटी मोटी बातें करते शाम को 4 बजे वो ऑफिस से उठ गया। उसके बाद फ्रेंड्स की गैदरिंग में चाय के साथ गप्पें और कह कहे लगाता रात का खाना खाकर वापस अपार्टमेंट जा पहुंचा। कुछ अहम फाइल्स पर वर्क करते रात को 11 बजे के करीब वो सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो गया। ये उस रोज़ की रूटीन थी जिससे वो बहुत खुश और मुतमईन था। न कोई फिक्र, न पाबंदी और न खानदान और न खानदान के उसूल। वो हर चीज़ से बहुत दूर था। आलिया बेगम ने कई बार उसको कुछ दिन के लिए वापस बुलाना चाहा तो वो साफ टाल जाता था। बिजी होता हूँ मामा, ऑफिस का वर्क बहुत होता है, मैं अभी नहीं आ सकता। हर वो खामोश होकर रह जाती। कैसे कहती कि तुम्हारे बगैर सभी उदास हो गए हैं, जब वो खुद किसी की परवाह नहीं करता था, मौज मस्ती में जिंदगी गुजार रहा था। उसके लहजे का इत्मीनान और उसकी बेपनाह खुशी का पता देती थी, और कुछ उसकी मौजूदगी जो उन्होंने खुद ही अपने सर पर थोप ली। पहले कुछ वक्त के लिए, मगर फिर उसकी हमला होने के बाद फारिग होने तक वो एक एक लम्हा गिनकर गुजार रही थी ताकि उसको जल्द से जल्द अपनी हवेली से चलता करे। मगर जब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा हो तो फिर वक्त सदियों की मान तवील लगने लगता है। आलिया बेगम भी बहुत शिद्दत से इस आफत के टल जाने की मुंतज़िर थी, सो ज़्यादा इसरार न करती थी और वह इस आज़ादी पर खुशी से झूम कर रह जाता था। ऐसे ही एक रोज़ एक बहुत अच्छा दोस्त उसके पास अपार्टमेंट में मौजूद था। खानज़ादा सफियान अपने ऑफिस के किसी काम में मसरूफ़ था और वो दोस्त वक्त गुजारी के लिए चैनल सर्चिंग कर रहा था कि एक न्यूज़ चैनल पर रुककर अपने मुल्क के हालात जानने को चंद पल रुका, जहाँ एक एंकर किसी लड़की से कुरेद कुरेद कर सवाल किए जा रही थी कि किसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, और वो बुरी तरह रोते हुए अपनी ज़ात के बेमोल किए जाने पर उस रोज़ के बाद से मुआशरे में हर एक की नागवार बातें और तंज़ अंदाज को बर्दाश्त कर रही थी।
जिसमें उसके सगे माँ बाप भी शामिल थे, जो पहले उसके नाज नखरे उठाते। उस लड़की की बेबसी और दर्द भरी दास्तान सुनकर वो दोस्त शहरयार भी अफसरदा हो गया। यार ये मर्द इतना खुदगर्ज और बेहिस क्यों होता है? कमजोर और बेबस औरत के साथ जबरदस्ती करके खुद को मर्द समझ बैठता है। और बेचारी औरत, लोग हमदर्दी के नाम पर भी उसके जख्मों को कुरेदते हैं और उसको जलील किया जाता है। ऐसे मर्द दुनिया के सामने इज्जतदार बने घूमते हैं। मैं समझता हूँ कि वो मर्द तो क्या, इंसान कहलाने की भी लायक नहीं। अगर गुनाह कर बैठे हो तो एक मुसलमान और इंसान होने की हैसियत से अपने गुनाह को तस्लीम तो करो। बेहतरीन हल है कि कुफारा अदा करो, मगर नहीं, उसको कोई शर्मिंदा भी नहीं करता, ना खुद उसको शर्म आती है, और जिसके साथ पहले भी ज्यादती हो चुकी है वो मुआशरे का सामना करती है। सख्त नफरत है यार मुझे ऐसी दरिंदा सिफ्ट मर्द से। पता नहीं इंसान गुनाहों में गर्क होकर ये क्यों भूल जाते हैं कि रोजे महशर अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश होंगे, अल्लाह के गज़ब से कैसे बच सकते हैं। अल्लाह हर किसी को अकल और ईमान अता फरमाए, आमीन। शहरयार अपनी धुन में बोलता जा रहा था, ये जाने बगैर कि उसके पहलू में मौजूद बेहतरीन दोस्त भी उसकी बातों की जद में आ चुका था। खानजादा सफियान का पूरा वजूद पत्थर का होकर रह गया और वो तो बहुत घटिया इंसान साबित हुआ, जिसने अपने ही घर पर नकब लगाई। उसकी वजह से शहर दरबदर होकर रह गई। सब उसको बदकिरदार समझ रहे थे और उसकी निगाहों में बेबसी देखकर भी वो कैसे मज़े से घूम रहा था, अपनी ज़िंदगी को पूरे दिल से एंजॉय कर रहा था, जबकि उसकी वजह से एक शहर नहीं बल्कि उसका पूरा घर उजड़ कर रह गया। वो कैसे कह सकता था कि शहर से मोहब्बत करता है? उसने अपनी अना और नफरत में अपनी मोहब्बत को तो बिल्कुल फरामोश कर दिया था, या फिर वो मोहब्बत थी ही नहीं जो वो शहर के लिए महसूस करता था। करीबी रिश्तों का एहतराम भी भूल बैठा। आज खुद एहतसाबी में मुब्तला जब वो पलट कर देखने लगा तो माजी में हर गलती अपनी थी। किसी ने उसके साथ बुरा नहीं किया, मगर उसने हर एक के साथ बुरा सलूक किया। जाने अनजाने में अपनी अजीज तरीन हस्ती अपनी माँ के दुख का सबब भी बन गया। अब जब वो जान जाए तो क्या कभी उसको माफ़ी मिलेगी? उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था और आंखों में नमी तैरने लगी। एक झटके से उठा और खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। वो नहीं चाहता था कि शहरयार को उसकी हकीकत का अंदाजा हो सके। आज खुद पर आन पड़ी तो बुज़दिल बन चुका था। हाय वहशत, ये क्या कर बैठा हूँ मैंने तो नफरत की आग में खुद को ही झोंक दिया। मेरा पूरा वजूद उस आग की लपेट में है और मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकता। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलतियों का एतराफ़ करने और अज़ाला करने का हौसला अता फरमा। यार अब मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत खुदगर्ज़ हूँ और मुझे सबका सामना करने की हिम्मत दे। मेरे मौला मेरी मदद फरमा। वो दरवाजे से लगकर ज़मीन पर बैठ चुका था और फूट फूट कर रो रहा था। इस बात से बेखबर कि शहरयार ने उसका इस तरह बिना कुछ बताए उठ जाना महसूस किया था और कितनी ही देर तक दरवाज़ा बजाता रहा ताकि जान सके कि क्या मसला है, मगर जवाब ना पाकर खामोश हो गया और उसके बाहर निकलने का मुंतज़िर था। उस रोज़ रात गए तक खानज़ादा सफियान ने अपनी कोताहियों को परखा था और एक अज़्म के साथ अगली सुबह वो भी एक बिल्कुल अलग इंसान के तौर पर कमरे से बाहर निकला। शहरयार को अभी तक वहीं पर मौजूद पाकर उसने हवेली से एक मैसेज मिलने पर परेशान होने का बहाना किया और अपना राज खुद तक महदूद कर लिया। दर्द की शिद्दत से बेहाल होती शहर आलिया बेगम के संगीन इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो मुसलसल उसकी किरदार कशी करती उसको शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हिम्मत से सारा वक्त गुजार चुकी थी। हर बात हरताना बिना एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाले सहती रही, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आज उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो अपने दिफा के लिए मैदान में उतर गई। मर्द को अभी मेरे कमरे से बाहर भेजें पप्पो, और आप खुद भी चली जाएं यहाँ से। मुझे आपकी हमदर्दी या एहसान की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। मेरी फिक्र मत करें, बड़ी सख्त जान हूँ मैं, अभी तक जिंदा हूँ और अब मजीद क्या बचा है जो सहना भी मुश्किल हो। वो आखिरी जुमले मुंह से बोल रही थी। बात सुनो लड़की, क्यों मेरे गले कोई नई मुसीबत डालना चाहती हो? कहीं मर मरा गई तो बिला वजह लोग मुझे बातें सुनाएंगे। अपनी नाम निहाद गैरत एक तरफ रखो और मुझसे जो हो सका मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। आलिया बेगम संग दिली की इंतहा कर चुकी थी। पुप्पो कुछ तो लिहाज करें, मुझे मेरी ही नज़र में मत गिराएं कि मैं कभी सर उठाने के काबिल ही ना रहूं। सहर बेबसी से रो पड़ी। तुम अब इस लायक हो कि किसी से नजर मिला सको? अभी तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है। इतनी सी उम्र में अपना मुंह काला करते शर्म नहीं आई तुम्हें? ये नाजायज औलाद पैदा हो भी गई तो हवेली में कोई जगह नहीं होगी इसकी, ये बात तुम याद रखना। आलिया बेगम दर्द से बेहाल सहर को बेरहमी से बातें सुना रही थी कि खानजादा सफियान अचानक हवेली में दाखिल हुआ। उसके कानों में सहर की चीखों की आवाज़ पड़ी तो तेजी से उसके कमरे में पहुंचा। उसको सामने देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की जिसे खुफिया निकाह के बाद रात भर रोंद कर परदेस गया था उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और आलिया बेगम की मुसलसल एक ही तकरार, गंदा खून, नाजायज़ औलाद सुनकर उसका चेहरा गम और गुस्से से सुर पड़ गया। मुठियाँ भींचते हुए खानजादा सफियान ने खुद को सख्त अल्फाज कहने से बाज रखा और सहर को बाहों में उठा लिया। ये वक्त बहस करने का नहीं है, उसकी हालत देखें, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसका लहजा नहायत धीमा और शर्मिंदगी से भरपूर था, मगर सहर उस वक्त कुछ भी देखने समझने की हालत में न थी। अस्पताल पहुंचकर उसको इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया था और बाहर बेचैनी से चकराता और माँ बच्चे की जान बचाने की दुआएं करता खानजादा सफियान आलिया बेगम की हर बात को टाल रहा था और वो अपने बेटे की परेशानी पर घबरा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर दिल में सहर के लिए पुराने जज्बात बेदार हो जाएं और मेरा बेटा उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। इसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आलिया बेगम ने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। उसी वक्त नर्स एक कमज़ोर से बच्चे को उठाए बाहर आई और बोली कि मुबारक हो, लड़का हुआ है मगर कमज़ोर बहुत है, आप लोगों को उसकी सेहत पर खास तवज्जो देनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। और
माँ कैसी है? खानज़ादा सफियान ने भी इख्तियार बाहें फैलाकर उस बच्चे को अपनी पनाहों में लेकर इस्तफसार किया था। वो ठीक है, मगर फिलहाल बेहोश है। फिक्र की कोई बात नहीं, जल्द ठीक हो जाएगी। फिर आप लोग मिल सकते हैं। नर्स के जाते ही आलिया बेगम नागवार तासुरात लिए उसकी जाने पड़ी। सफियान, इस गंदगी के निशान को कहीं दूर भेज दो। ये नाजायज़ बच्चा है, खुदा जाने किसकी औलाद है। मैं इसको देखना भी गवारा नहीं करूंगी। आलिया बेगम के दिल में होल उठ रहे थे। माँ, ये नाजायज़ बच्चा नहीं है, मेरी औलाद है। मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगा। खानज़ादा सफियान उसके छोटे छोटे हाथों के साथ खेल रहा था। खबरदार सफियान, तुम सहर को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो मैं अपने भाई की खातिर ये कड़वा खून भर लूंगी, क्योंकि मेरे मरहूम भाई ने सहर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मगर ये बच्चा हवेली में दाखिल नहीं हो सकता। मैं बार बार अपनी बात को नहीं दोहराऊंगी, जो कह रही हूँ वो तुम्हें मानना होगा, वरना भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। आलिया बेगम उसकी ज़िद्दी तबीयत से खाइफ थी। मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर यही हकीकत है। उस रोज़ सहर को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था। मैंने सहर से खुफिया निकाह किया था। उसने ना सिर्फ रिश्ते से इनकार किया था बल्कि मेरी जिद करने पर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, और मैं इसी बात से गुस्से में अंधा हो गया और इंतकाम की आग में जल रहा था। उस वक्त मैंने किसी और के बारे में सोचना भी गवारा नहीं किया, और मेरी इस हरकत की वजह से मामू की जान चली गई और सहर के हिस्से में जिल्लत भरी जिंदगी लिखती गई। मगर मैं फिर भी बेहिस बना रहा और खुद को ये दलील देकर मुतमिन किया कि मैंने कोई नाजायज़ काम नहीं किया और ना ही ज़बरदस्ती करना गलत था, क्योंकि मुझे सहर से बदला लेना था और बदला लेने की इजाज़त अल्लाह ने भी दी है। मैं भूल गया था कि बदला लेने के भी कुछ असूल होते हैं। लड़कियां बेहद नाजुक होती हैं और इस किस्म के इंतकाम से ज़माने भर में रुस्वा होकर रह जाती हैं। खानज़ादा सफियान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया हुआ था। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मुझे राज़ी करने के लिए तुम मन घड़त कहानी सुना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त तो तुम पाकिस्तान में थे ही नहीं, तो फिर ये सब तुम कैसे कर सकते हो? मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। बेहतर होगा कि तुम इस बच्चे को किसी मुलाजिम को दे दो या किसी गरीब बेऔलाद जोड़े को दे दो। तुम्हें ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आलिया बेगम सफियान की जिद पर बफर चुकी थी। आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा मामा, ये भले बहुत तल्ख है मगर यही हकीकत है। आप चाहें तो मैं आपको निकाहनामे की कॉपी भी दिखा सकता हूँ, और ये जदीद दौर है, चाहे तो इस बच्चे के टेस्ट से भी ये साबित हो सकता है कि ये मेरी औलाद है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सहर की छोटी सी गलती को अपने सर पर सवार कर लिया और मामू जान के बारे में भी नहीं सोचा। मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते मुझे सबसे मत रोकें, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। खानज़ादा सफियान की आंखों में और लहजे में सच्चाई महसूस करके आलिया बेगम बिल्कुल खामोश होकर रह गई। सहर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ और मैं भटक गया था। तुम्हारी जिल्लत और बदनामी का बाइस मैं बना हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो। मैं खुद अपने गुनाहों का सबके सामने एतराफ़ करने को तैयार हूँ और तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ अपने लिए न सही मगर अपने बच्चे के लिए तो मेरा साथ दो। सहर के होश में आते ही खानज़ादा सफियान उसके पास गया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था। सहर ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी और किसी भी बात का जवाब देने की बजाय नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा तो खानज़ादा सफियान को उसकी निगाहों में शिकायत ही शिकायत दिखी थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं एक कमसर्फ और बुज़दिल मर्द था। सबसे चुपकर तुमसे इंतकाम लिया और बाद में भी खामोशी से तुम्हारी नज़रों से बचने के लिए यहाँ से दूर जाकर बैठ गया। मेरी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मगर बाद में सब घर वालों ने तुम्हें बदकिरदार कहा और मैं खामोशी से ये सब कुछ सुनता रहा। मैं पूरे ख़ानदान के सामने एतराफ़ करने को तैयार हूँ कि बदकिरदार तुम नहीं थी, तुम्हारा किरदार तो बहुत आला है। बदकिरदार और बदफितर तो दरअसल मैं था। सहर ने अभी खामोश रहने पर इत्तफाक किया और उसकी खामोशी खानज़ादा सफियान को मज़ीद शर्मिंदा कर रही थी। कुछ रोज़ के बाद खानज़ादा सफियान ने पूरे ख़ानदान को हैरान करके रख दिया। उसने निकाहनामे की कॉपी और इस निकाह के गवाहों की मौजूदगी में पूरे ख़ानदान के सामने एतराफ़ किया कि उसने सहर से ज़बरदस्ती निकाह किया था और फिर उसको अपनाने के बजाय घर से भाग गया। मगर अब एक मर्द बनकर सबका सामना करने को तैयार है और अपने बच्चे को नाजायज़ कहलवाने का रोदार नहीं है। फातिमा बेगम, इकरा और शायान के साथ आलिया बेगम भी उसके एतराफ़ पर बुरी तरह शर्मिंदा थी। जिन्होंने सहर की किसी बात पर यकीन न किया, उसकी बेज़रर ज़िद करने की आदत को खुदसरी और मुँहज़ोरी का नाम देकर सबने उसी को कसूरवार ठहराया और हर वक्त उसको मलामती निगाहों का सामना करना पड़ा। बेकसूर होते हुए सबकी सख्त बातें सुनी मगर बर्दाश्त से काम लिया। सहर, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझसे जब ये कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तो मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर अंधा एतमाद था, मगर तुम पर मैं यकीन नहीं करती थी। कुछ तुम्हारी बेजा लाड उठवाने की आदत और कुछ अपने बेटे को रद्द किए जाने पर मैं शायद तुम्हारी तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पाई थी। मगर तुम बहुत अजीम हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे भाई की बहुत प्यारी बेटी हो। तुमने अपने बाबा का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तुम वाकई उसकी मजबूत तरीन बेटी बन गई, जिसकी वो ख्वाहिश करता था। मगर मैं एक कमज़ोर बहन साबित हुई हूँ और मैंने अपने भाई को आखिरी सांसें लेते हुए भी बेबसी से रोते देखा था। मगर मैं सिर्फ इसी वजह से लब सी कर खड़ी रह गई कि कहीं मेरा बेटा इस बात से नाराज़ ना हो जाए कि मैंने उससे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाया और तुम्हें उसकी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला किया। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं अपने बेटे को नाराज़ करती या उसके साथ ज़बरदस्ती करती, क्योंकि मैं दिल से यही मान चुकी थी कि तुम गलत हो और तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं बल्कि तुम खुद ही घर से भाग गई थी। मैं अपने भाई से बेहद मोहब्बत की दावेदार थी और अपनी मरहूमा वालदा से ये वादा किया था कि कभी अपने भाई को तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगी और हमेशा उसका साथ दूंगी। मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनूंगी, मगर मैं हर वादे और हर अहद में नाकाम रही, क्योंकि मैं एक कमज़ोर औरत थी और सिर्फ अपने बच्चों से हकीकी मोहब्बत करती थी और उनके सामने मैंने अपनी माँ और भाई की मोहब्बत को भी बस से पुश डाल दिया। मगर मैं इस सबसे बिल्कुल अनजान थी
आज मुझे अपनी इस गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है, मगर देखो मैं खाली हाथ हूँ। मेरे पास इन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं जिससे मैं अपनी गलतियों को इतराफ़ करके माफ़ी मांग सकूँ। मेरे दिल पर यह बोझ हमेशा दोहरा रहेगा, मगर तुम इस बोझ में कुछ कमी ला सकती हो अगर तुम मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपनी हवेली में तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का दिल से खैर मकदम करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, शायद कि फिर मैं अपने भाई और अपनी माँ के सामने सुरखरू हो जाऊँ। आलिया बेगम ने आगे बढ़कर शहर से अपनी गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी मांगते हुए अपने बेटे के हक में सिफारिश भी करती थी और अपनी शर्मिंदगी का भी एतराफ़ किया। शहर ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए खामोशी से सर झुका दिया और अपनी पुप्पो से कोई गिला न किया। शहर, हमें माफ़ कर दो, तुम सही कहती थी। तुम्हारे पापा के अलावा कोई भी तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाया। हम सब ने तुम्हें मज़ीद अज़ियतों की तरफ धकेल दिया और ये सब कुछ सहने के लिए तुम्हें तन्हा कर दिया। मैं एक माँ होकर भी अपनी बेटी को समझ नहीं पाई। मुझे शायद अपनी ही तरबियत पर भरोसा नहीं था कि मैंने तुम्हें इतने सख्त अल्फाज कहे। हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ और माफ़ी तलाफ़ी का दौर काफ़ी देर तक जारी रहा। इकरा ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया और शहर हर एक को बस दिल में यही जवाब देने लगी। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि इन बातों को भुला सकूँ, मगर इस वक्त मेरा हौसला सिर्फ और सिर्फ माफ़ कर देने की हद तक है। मैं इन रवैयों को भुला नहीं पा रही। हर्ष ने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए सबकी जानिब देखा, जिससे उन लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि शहर इन सबको दिल से माफ़ कर चुकी है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंसान को बिना किसी सबूत के किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, बाद में अपने ही अल्फाज पर पछताना पड़े। यह हकीकत थी कि शहर ने उन सबको माफ़ कर दिया था, मगर ज़ुबान के ज़ख्म तलवार से भी गहरे होते हैं जो शायद कभी मुंदमिल ना हो पाए, और इस बात का एहसास वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को ना था सिवाय खानज़ादा सफियान के। वो शहर की आंखों में कुर्ब बखूबी देख सकता था और उसी तकरीब में बाकायदा तौर पर दोबारा से निकाह किया गया और शहर ने खामोशी से सिर्फ अपनी औलाद की खातिर उस संगीन फैसले को बर्दाश्त किया था। अगर हालात नॉर्मल होते तो शायद वो कभी खानज़ादा सफियान की हमराही कबूल न करती। शहर की कॉलेज से छुट्टी हो चुकी थी और वो खानज़ादा सफियान का इंतजार करते हुए ये बात सोच रही थी कि उसने अपना कहा सच कर दिखाया। आला सर्फी का मुजाहरा करते हुए सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। उस पर मज़ीद ये कि निकाह के बाद उसने शहर से वादा किया था कि तुम भले मुझे सारी ज़िंदगी माफ़ ना करो, मगर मुझे अपनी हर मुश्किल में, हर परेशानी में और अपनी हर ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने साथ ही मौजूद पाओगी। मामू जान की ज़िंदगी इतनी थी, मगर उनकी मौत के वक्त ज़हनी असियत का सबब बनने वाला मैं था, और इस बात पर मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मगर उनकी और तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करके मैं अपनी गलतियों का थोड़ा सही अज़ाला करना चाहता हूँ। और फिर सबकी पुरजोर मुखालफत के बावजूद खानज़ादा सफियान ने शहर को मज़ीद तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी और आफाक साहब की तरह उसको पिक एंड ड्रॉप भी खुद ही फराहम किया था। अगर कभी किसी वजह से वो कॉलेज पहुंचने से लेट हो जाता तो शायान को कॉल करके कॉलेज जाने का कहता, मगर कभी उसने वो गलती करना मुनासिब ना समझा जो आफाक साहब ने की थी। अगर आफाक साहब मजबूरी में शायान या खुद सफियान पर भरोसा करते तो ये दिन कभी नहीं आता। कभी कभार मुश्किल वक्त में आपको अपनों की मदद ले लेनी चाहिए, और खानज़ादा सफियान उस उसूल को अपने ज़ाती तजर्बे से समझ चुका था और उस पर सख्ती से कारबंद था। आज वो चंद मिनट लेट हो चुका था। तेज़ी से ड्राइव करते हुए मुसलसल यही बातें सोच रहा था। कॉलेज पहुंचकर गाड़ी से निकला तो शहर को अपनी जानिब नर्म अंदाज में मुस्कुराते हुए पाया। आज शायद 5 साल के बाद वो शहर को दोबारा उसकी असल रूप में लाने में कामयाब हो गया था। शायद कि अब वो खानज़ादा सफियान को माफ़ करते और अपनी ज़िंदगी को मुतमिन अंदाज में गुजार सके।